वो दोनों अपने बेहोश शिकार को काली गाड़ी के अकवी पायदान से उठाकर डक की पुश्त पर मुंतकिल करने की कोशिशों में मसरूफ थे। जरा सी देर में डक ने किसी गैंडे की तरह दुबले पतले और दराज कामद निक को अपने कंधों पर उठा लिया। निक के हाथ पैर आजाद थे, धाने पर भी कोई टेप वगैरह नहीं चिपकाया गया था। माइक ने लपक कर गैराज की पिछली दीवार में नजर आने वाला दरवाजा खोल दिया। मैंने इन दोनों के बाद अंदर कदम रखा तो अंदाजा हुआ कि दरवाजे से चंद फुट के फासले पर एक और सपाट दीवार मौजूद थी। इन दोहरी दीवारों के दरमियान चंद फुट के मुसत्ता फर्श के बाद पुख्ता सीढ़ियां नीचे जाती नजर आ रही थी। इन सीढ़ियों के एक सिरे पर सपाट दीवार थी, दूसरी तरफ कोई दीवार या रेलिंग नहीं थी। चंद जीने उतरने के बाद इस समत में तहखाने का मंजर साफ नजर आने लगा। काट कबाड़ और कभी कभार इस्तेमाल में आने वाला सामान तवील तहखाने के इब्तदाई हिस्से में करीने से जमा हुआ था। तहखाना गालबन पूरे गैराज और सर्वेंट क्वार्टर की जेर जमीन मंजिल के तौर पर बनाया गया था और बहुत लंबा था। इसके आखिरी सिरे पर एक मसहरी और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। डक ने निक मोडले को बेरहमी से मसहरी पर डाल दिया। वो शायद पहले भी ऐसे मुहिम्मात पर वहां आता रहा था। उसने फौरन एक अलमारी में से नायलून की डोरी का लच्छा, रुई का बंडल और दूसरे लवाजम निकाले और निक मोडले पर अपना काम करने में मसरूफ हो गया। हाय चीफ। निक के हाथ उसकी पुश्त पर बांधते हुए डक दीवार की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं उसे बेबस करके तुमसे हाथ मिलाऊंगा। ट्रैफिक जाम में मेरा काफी वक्त बर्बाद हो गया। मैंने अंदाजा लगाया कि मुझसे मुखातिब था। मैंने कहा फिक्र मत करो, हमारा गायबाना तारुफ हो चुका है, अब सिर्फ काम होना चाहिए। देखो, उसके पपोटों में हल्की सी जुम्बिश होने लगी है। थोड़ी देर बाद ये टिड्डा होश में आ जाएगा। इसके हाथ बांधकर डक ने पपोटों का जायजा लिया और पैर बांधने का इरादा तर्क करके उसके धाने में रुई ठोंसने लगा। माइक उसकी मदद कर रहा था। जरा सी देर में वो दोनों रुई का आधे से ज्यादा बंडल बेरहमी से उसके हल्क तक ठोंस चुके थे। कुछ बेहोशी के असरात मुंतमिल हो रहे थे। कुछ धाने में रुई उतरने का असावी दबाव था कि उसी दौरान में निक मोडले ने कई बार पलकें झपकाकर वैसे ज्यादा आंखें खोल दी। वह गहरी और तवील बेहोशी से होश में आया था। असलन उसके हवास बहाल होने में कुछ वक्त लगना चाहिए था, लेकिन बोलने में नाकामी होते ही वह अपना पूरा जोर सर्फ करके मसहरी से उठता चला गया। उसके मुंह में रोई ठुंसी हुई थी, हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे मगर पैर आजाद थे। वो दोनों कोशिश के बावजूद उसे अपने कदमों पर खड़ा होने से न रोक सके। निक मोडले की तेवरियां चढ़ी हुई थी, आंखें अपने हल्कों से उबलती हुई महसूस हो रही थी। शायद गुस्से में वो बहुत कुछ बकता जा रहा था मगर बेबस था। उसने तैश के आलम में सामने रखी हुई तपाई को जोर से ठोकर मारी। अगर मैं तेजी से एक तरफ न हट गया होता तो वह तपाई हवा में उड़ती हुई मेरे सीने से टकराई होती। डक ने गलीज गालियां देते हुए रिवाल्वर निकालकर निक पर तान लिया। निक को पता भी नहीं चल सका होगा कि डक उसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसने बढ़कर पिस्तौल की नाल निक की बाईं कनपट्टी पर रख दी और गुर्रा कर बोला, तेजी दिखाने की कोशिश की तो अभी ठंडा कर दूंगा। यह मत भूलो कि इस वक्त तुम हमारे रहमो करम पर हो। निक जोर जोर से अपना सर ऊपर नीचे हिलाने लगा। उसका वो अंदाज सवालिया था। सवाल बहुत से हो सकते थे। वो किन लोगों का कैदी था, कहां था, क्यों अगवा किया गया, हम इससे क्या चाहते थे। डक ने अपना रिवाल्वर माइक की तरफ उछाल दिया और भड़के हुए निक के रूबरू जा खड़ा हुआ। वो सूरत बस चंद लम्हों के लिए बरकरार रही, फिर डक ने खड़े खड़े फिजा में एक हैरतनाक कलाबाजी खाई। उसके बाएं जूते की एड़ी पूरी कुव्वत और जोरदार ठोस आवाज के साथ निक के जबड़े पर पड़ी। वो मसहरी से टकराकर फर्श पर गिर गया। इस असना में डक दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होकर दोबारा निक के सर पर पहुंच चुका था। उठो, दोबारा उठो और सूरमा बनने की कोशिश करो। वहां से इशारे करके निक पर गोरा आने लगा। इस बार निक फर्श से उठने की हिम्मत नहीं कर सका। भैंगे डक की फिजा में घूमती हुई लात ने यकीनी तौर पर निक का जबड़ा बुरी तरह मजरू कर दिया था। दांतों की टूट फूट उसके अलावा हो सकती थी। जब निक ने काफी देर तक फर्श नहीं छोड़ा तो डक ने उसके गिरेबान पर हाथ डालकर उसे जबरदस्ती उठने पर मजबूर कर दिया। नामर्द, बुज़दिल की औलाद, ऐसे ही दलेर हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करो। मैं तुम्हारी पूरी बत्तीसी तुम्हारे हल्क में उतार दूंगा। एक लात खाकर निक की तेजी उतरारी रुखसत हो गई थी। वो साकत और सामंद खड़ा अपने हरीफों के साथ तहखाने का जायजा लेता रहा। दहाने में रुई ठुंसी हुई होने की वजह से उसका मुंह खुला हुआ था। सफेद दांत अलग चमक रहे थे। तब्दीली यह आई थी कि रुई के दाहिने किनारों पर खून की रिश्ती हुई सुर्खी नमूदार होने लगी थी। डकीलात ने उसके जबड़े और दांतों को अंदर से उधेड़ डाला था। तुम ऐसे मकाम पर मौजूद हो जहां दूर दूर तक कोई तुम्हारी चीखें नहीं सुन सकेगा। चंद सानियों के गंभीर सकूत के बाद मैंने जुबान खोली। तुम सर हिलाकर हाँ या ना में जवाब दो कि हमारे सवालात के जवाब दोगे। उसका सर इस बात पर नफी में हिला। इसका मतलब है कि तुम मरने के लिए तैयार हो चुके हो। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा और उसका सर जोर जोर से
नफी में हिलने लगा। मैंने उसकी आंखों से पढ़ लिया कि वो मौत से बहुत ज्यादा डरने वाले लोगों में से था। तुम ऊपर जाओ, रोजी को यहाँ भेज दो। मैंने कुर्सी पर बैठकर माइक को हदायत दी और बेपरवायाना अंदाज में सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। डक अपना रिवाल्वर संभाले निक की किसी भी हरकत का सद्देबाब करने के लिए पूरी तरह तैयार था। चाहो तो तुम भी मसहरी पर बैठ जाओ, मैंने सिगरेट का धुआं फिजा में बखेरते हुए कहा। उसने अपने चिरे हुए होंठों को मजीद फैला फैला कर मुंह आगे बढ़ाया। वो यकीनी तौर पर जुबान बंदी के अजाब से निजात हासिल करनी चाह रहा था। इस सफेद रुई में नजर आने वाली सुर्खी धीरे धीरे मजीद फैलती जा रही थी। अभी बैठे रहो, रोजी के आने तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तुम किन लोगों की तहवील में हो और वो तुमसे क्या चाहते हैं। मैंने उसकी इल्तिजा मुस्तरद कर दी। निक मसहरी के सिरे पर टिक चुका था। डक मेरे करीब आ गया और सरगोशाना लहजे में बोला, चीफ, यहाँ वंश मौजूद है, उसके साथ फांसी का फंदा भी है। इसके हाथ पैर बांध कर गले में वो फंदा लगाओ और मुंह से रुई निकाल दो। ये जरा भी गड़बड़ करेगा तो बटन दबाकर इसे सूली पर टांग देगी। मैंने तहसीन अमीज निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो पता नहीं किधर देख रहा था। यस चीफ, तुम बताओ, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हूँ। मेरे चेहरे पर उलझन के आसार देखकर वो मेरी परेशानी भाप गया और खुद ही बोल पड़ा, सूली सिस्टम तैयार करके दिखाओ, फिर कोई फैसला होगा। मैंने मुस्कुरा के कहा। अपना रिवाल्वर मेरे हवाले करके वो दीवार की जड़ में नस्ब एक मशीन की तरफ बढ़ गया। चंद मिनट बाद वो वहां से लौटा तो उसके एक हाथ में नायलून की मजबूत डोरी का फंदा था, जिसका दूसरा सिरा मशीन से निकलता हुआ चला आ रहा था। दूसरे हाथ में एक डिबिया थी। ये इस मशीन का रिमोट कंट्रोल है। बस 3 बटन है, स्टॉप पर मुअल्लिक और रिवर्स पर लाश जमीन पर आ जाती है। वो डिबिया मुझे देखकर उसने कहा। हम दोनों की सारी गुफ्तगू धीमी आवाज में हो रही थी, लेकिन तहखाने की महदूद फिजा में गूंज के बायस आवाजें निक मोडले तक भी पहुंच रही थी। वो सख्त इसराब के आलम में मसहरी के सिरे पर बैठा बार बार पहलू बदल रहा था। डक मशीन से आए हुए फंदे को सीढ़ी पर चढ़कर छत में लगे हुए आईनी हुक में से गुजार रहा था कि वीरा खटखट करती तहखाने में आ पहुंची। उस पर नजर पड़ते ही निक मोडले सरसहमा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी फटी हुई आंखों में अजीब सी दहशत से मिटाई थी। हाय निकी, वीरा ने तल्ख और इस्तिजाइया लहजा में कहा, आज तुम मिकी माउस की तरह पिंजरे में आ ही गए हो। अफसोस कि तुम्हारे सर की कोई कीमत मुकर्रर की गई है और ना तुम्हारी गिरफ्तारी पर कोई इनाम मुकर्रर है। अपनी हट धर्मी की वजह से तुम मारे गए तो तुम्हारी लाश दरियाए हडसन की मछलियों की खुराक बनेगी। निकी, यह हमारा तारुफ है। मैंने उसे पहली मर्तबा उर्दू में मुखातिब किया। सुल्तान शाह मुझे बता चुका था कि वो उर्दू बहुत अच्छी तरह समझ लेता है, मगर उर्दू अपने ही लबो लहजे में बोलता है। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें यह मालूम होना जरूरी था कि तुम किन लोगों के कैद में हो। अब तुम तेजी और आसानी से अपने फैसले कर सकोगे। तुम पाकिस्तान में हमारे सायों तक भी नहीं पहुंच सके। यहाँ हमने तुम्हारी गर्दन में फंदा डाल दिया है। वीरा उर्दू में अपने दिल की भड़ास निकालने लगी। जवाब दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। डक मशीनी सूली का फंदा आहिनी कुंडे में से गुजार कर काफी रस्सी फर्श पर ढेर किए वीरा की बात मुकम्मल होने का मुंतजिर था। उसके खामोश होते ही बोला, चीफ, ट्राई कर लो। उसकी आवाज सुनकर वीरा ने उसकी तरफ देखा और फिर देखती ही रह गई। गुड इवनिंग मिस। डक ने खलीकाना आवाज में वीरा को अंग्रेजी सलाम किया। वीरा ने हड़बड़ाकर उसे यूं जवाब दिया जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। डक ने मिस का लफ्ज इस्तेमाल न किया होता तो वीरा समझती कि डक किसी और ही से मुखातिब था। मैंने डिबिया का स्टार्ट का बटन दबाया। रस्सी शटर शटर की तेज आवाजों के साथ बरकी चरखी में लिपटने लगी। फंदा फिजा में बुलंद होने से पहले मैंने स्टॉप का बटन दबाया। रस्सी थम गई। मैंने दोबारा स्टार्ट का बटन दबाया और फंदे समेत पूरी रस्सी कुंडे से गुजरकर चरखी में गायब हो गई। निक मोडले फटी फटी निगाहों से वो रूह फरसा खेल देख रहा था। डक ने दोबारा फंदा निकालकर आईनी कुंडे में से गुजारा और सूली को जमीन से चंद फुट ऊपर लहराता छोड़ दिया। रस्सी की हालत बता रही थी कि वो नई नहीं थी। इस किस्म के खून आशाम मुआमलात में बारहा इस्तेमाल हो चुकी थी। डक ने काम पूरा होने के बाद सीढ़ी हटा दी। वीरा पर निगाह पड़ने के साथ ही निक मोडले की हालत मुतगैर होने लगी थी। उसकी अकड़ फूल रुखसत हो चुकी थी और चेहरे की सुर्खो सफेद रंगत में जर्दी सी हलूल कर चुकी थी। डक मुझसे अपना रिवाल्वर वापस लेकर उसके करीब पहुंचा तो वो सहमा हुआ था। डक ने यकायक नीचे झुककर बाएं हाथ से उसकी टांगें पकड़कर उसे बिस्तर पर उल्टा और फौरन ही रिवाल्वर तान कर कुराया। लेटो, बेदस्तों पांव होने के बाद तुम्हारा धाना आजाद हो सकेगा। उसने झुककर रिवाल्वर के सर्द आईनी नाल उसकी पेशानी पर टिका दी। ये याद रखना कि जुबान को गलत इस्तेमाल किया तो इसी लम्हे तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। सूली की मौत बहुत दर्दनाक होती है। निक के पास कोई राह फरार नहीं थी। उसने अपने पैर मसहरी पर उठाकर यकजा कर दिए और डक उसके दोनों पैरों को ऐसी ढीली बंदिशों में बांधने में मसरूफ हो गया कि वो भागने या तेजी दिखाने के काबिल न रहे, लेकिन अपने कदमों पर खड़ा हो सके। इस काम से फारिग होकर डक ने सहारा देकर उसे खड़ा किया और फिर
कशा उसे छत पर लगे हुए आयनी कुंडे के नीचे ले आया। तहखाने की छत 12 फुट के लगभग ऊंची थी। निक मोडले का कद 6.25 फुट के करीब था। डक ने फंदा उसके गले में डाला तो रस्सी खासी दराज थी। मैंने स्टार्ट और स्टॉप के बटन बहुत एहतियात से इस्तेमाल करके फाजिल रस्सी बरकी चरखी में लपेट दी। फंदा निक की गर्दन पर कदरे तंग हो गया। रस्सी पर भी हल्का सा तनाव आ गया था। सब कुछ तैयार था। मेरे मां पर डक ने निक मोडले के दहाने से रुई के टुकड़े खींचने शुरू कर दिए। इनमें से बेशतर खून में तर थे। रुई के आखिरी टुकड़े निक मोडले ने खुद ही थूक दिए। वो काफी देर तक मुंह में जुबान घुमा घुमा कर अपना धाना साफ करता और खून थूकता रहा। वो अपनी कशीदा कामत के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। गर्दन में पड़ी हुई रस्सी बाएं रुखसार से छूती हुई ऊपर जा रही थी। मैंने डक को वापस बुला लिया और खुद निक मोडले के करीब पहुंच गया। उसका दाहिना जबड़ा सूजा हुआ था। वो इस वक्त तक कोशिश के बावजूद बोलने में कामयाब नहीं हो सका था। उसके हल्की सारी रतूबतें रुई ने चूस ली थी। रहा सा लुआब उसने खुद थूक दिया था। निक ने अपने मुंह में जमा होने वाले कुछ फोसड़े फर्श पर थूके। हरामजादे में गोली मार दूंगा। अचानक तहखाने की फिजा डक की गजबनाक आवाज से दहल उठी। मैं तेजी से पलटा और अपनी जगह जम कर रह गया। वो रिवाल्वर की नाल मेरी तरफ उठाए कहरबार नजरों से मुझे घूर रहा था। वीरा ने मेरे बुशरे की कैफियत से फौरन ही गैर मुतवक्का खतरे की संगीनी भांप ली। उसने अपनी जगह से जस्त लगाई और डक को गिरा कर तहखाने के फर्श पर दूर तक रगेदती चली गई। इस नागानी हमले में रिवाल्वर डक के हाथ से निकल चुका था। वो सब इस कदर तेजी से रुनमा हुआ कि बस होता ही चला गया। हमें से किसी को लम्हा भर के लिए भी सोचने समझने की मोहलत नहीं मिल सकी। वीरा ने अपनी औकाबी जस्त के नतीजे में डक को गैर मुसल्ला कर दिया था और वो वीरा के सुबक वजूद के नीचे नंगे फर्श पर घिसटते हुए अपनी बेसाख्ता गुर्राटों पर काबू नहीं पा सका था। हमारी इस बाहिमी आवेजिश का फायदा उठाते हुए निक मोडले ने चीखने की कोशिश की, लेकिन यह हमारी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त तक उसके धाने में कुदरती रतूबतों का निजाम नॉर्मल नहीं हो सका था। मैंने उसकी फैलती हुई आंखों के साथ उसका धाना खुलता देखा, मगर उसके खुश्क हल्क से कोई काबिल जिक्र आवाज बरामद नहीं हो सकी। वो आवाज निकली या नहीं निकली वो एक जिम्नी मसला था। मेरे नजदीक अहमियत इस बात की थी कि निक मोडले ने हदायत की खिलाफ वर्जी करने की नाकाम कोशिश की थी। मैंने बेसाख्ता उसके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद कर दिया। तहखाने की महदूद फिजा चट्टाख की पुरजोर आवाज से गूंज उठी और इस बार निक मोडले के दहाने के एक सिरे से खून की पतली सी दहार बह निकली। इस गैर मुतवक्का ज़र्ब की शिद्दत से उसकी आंखों में नमी उभर आई थी। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं भी वीरा और डक की धींगा मुश्ती में शामिल होकर उसे फरामोश कर बैठूंगा। अपने सर पर मेरे तसल्लुत का एक वाज़ेह सबूत मिल जाने के बाद उसे दोबारा गला फाड़ने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ मैं वीरा के नीचे दबे हुए डक की झल्लाई हुई आवाज सुन रहा था। मिस्टर, तुम हमाकत कर रही हो, मेरा सर तोड़ने की कोशिश मत करो। डक की आवाज में कुछ ऐसा सहर अमेज एतमाद था कि वीरा ने उसका चेहरा फर्श पर दे मारने का इरादा मुलतवी कर दिया। इस वक्त डक फर्श पर ऊंधा पड़ा हुआ था। वीरा ने उसकी पुश्त पर सवार होकर बालों के सहारे उसका चेहरा फर्श से कई इंच ऊपर उठा दिया था। तुमने असलम को गाली दी, इसे गोली मारने की धमकी दे रहे थे। वीरा ने हाँफते हुए उसीली आवाज में गुर्रा कर पूछा, अगर तुम्हारी अकल इतनी ही मोटी है तो फिर मेरा चेहरा जरूर मसक कर दो, ताकि मेरी आंखों का भैंगापन भी मसक हो जाए। मैं अपने चीफ से इस लबो लहजे में बात कर सकता था। वो बंद कर बोला। मुझे उसकी बात पर यकीन करना पड़ा। शायद वो किसी और समत में देख रहा था। उसके भैंगेपन की वजह से मुझे शुबा हुआ कि वो मुझसे मुखातिब था और वीरा मेरी नजरों में तशवीश की लहर देखते ही इस पर टूट पड़ी। वो सब कुछ बचा था, लेकिन इसके रिवाल्वर की नाल भी मेरी तरफ उठी हुई थी। वो ख्याल एक बरकी कूदे की तरह मेरे ज़हन में लपक कर गुजर गया। मुझे माई की बातें याद आ गई। उसने ब्लैक डैड के जमा किए हुए इंसानी अजायबात का जिक्र करते हुए बताया था कि डक के पिस्तौल का या रिवाल्वर की नाल उसकी निगाहों की तरह हमेशा टेढ़ी उठती है, लेकिन उसका निशाना कभी खता नहीं होता। डक का जवाब सुनकर वीरा की मुतजब्जब निगाहें मेरी तरफ उठी और मैंने किसी तवक्कुफ के बगैर उसे डक को छोड़ने का हुक्म दे डाला। वीरा फौरन उसकी पुश्त से उतर गई। मुझे खुशी है कि मिस लड़ने मरने वाली एक बेखौफ लड़की है। डक फर्श से उठते हुए बुरा सा मुंह बनाकर तल्ख लहजम बोला, मगर इस बात का दुख है कि इसने अपने अमली तारुफ के लिए दुश्मन की बजाय मेरा इंतखाब किया। खुद कलामी के अंदाज में बोलते बोलते वो घूमा। इस बार भी वाजे नहीं हो सका कि वो मुझे देख रहा था या मेरे बराबर में सूली में फंसे हुए निक मोडले की तरफ मुतवज्जा था। वो कह रहा था, इसे रामजादे ने तुम्हारे ऊपर थूका था। इस पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया और इस दलेर मिस ने बिला वजह मुझे रगेद डाला। फर्श से अपना रिवाल्वर उठाते हुए गैर इरादी से अंदाज में अपनी गर्दन सहला रहा था। सॉरी डक, वीरा ने फराग दिली से मुआजरत की। मैं अपनी गलत फहमी पर शर्मिंदा हूँ। दुश्मन सूली के फंदे में बिल्कुल महफूज है। ऐसी किसी दूसरी गलत फहमी से बचने के लिए जरूरी है कि सब लोग एक दूसरे से दूर और अलग अलग रहें, ताकि हर एक को ये मालूम होता रहे कि मैं किससे मुखातिब हूँ और कौन मेरे निशाने पर है। डक ने बदमज़गी से कहा। इसकी वो शर्त माकूल थी। मैं निक मोडले से कई कदम दूर हट गया। तो तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? निक मोडले ने अंग्रेजी में पूछा।
इसकी आवाज फंसी फंसी और खौफजदा सी थी। ये लड़की तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होनी चाहिए, मैंने तल्ख लहजे में कहा। इसे पहचान लेने के बाद तुम्हें हमारे अज़ाइम और मकासद के बारे में कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। इसे मैंने उर्दू में जवाब दिया था। अपनी बात पूरी करके मैंने उसे ताकीद की, अब तुम उर्दू ही में बोलोगे। सुना है कि तुमने हमारी जुबान बोलने और समझने में खासी महारत हासिल की हुई है। फांसी की कदर तनी हुई रस्सी की वजह से उसकी गर्दन बिल्कुल सीधी थी और चेहरा कुछ ऊपर उठा हुआ था। उसने नजरें घुमाकर खौफजदा अंदाज में हम तीनों का जायजा लिया, फिर तवक्कुफ के बाद बोला, मुझे कई बार तुम दोनों का ख्याल आया था। न्यूयॉर्क में खून खराबे का सबब अब समझ में आ रहा है। अपने बिगड़े हुए तलफ्फुज़ के साथ उसने शुस्ता उर्दू बोलकर अपनी ज़हनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। मैंने पूछा, तुमने अपने इस ख्याल से यहाँ और किस किस को आगाह किया है? अमेरिका में तुम्हारी मौजूदगी का कोई सबूत मेरे सामने नहीं था, उसने अपने खराब उर्दू तलफ्फुज़ में जवाब दिया। मैं किसी सबूत के बगैर जुबान नहीं खोल सकता था, क्योंकि सरकारी हलकों में कुछ दूसरी कहानियां गर्दिश कर रही थी। शायद अब्बास करमानी भी तुम्हारे किसी बहरूप का नाम रहा होगा। मुझे मालूम है कि तुम मुझे मार दोगे, मगर जब तक मैं जिंदा हूं मुझे जरा सी सहूलत फराम कर दो। ये रस्सी बहुत तंग है, इसे जरा ढीला कर दो। मैं देख चुका हूं कि तुम लम्हा भर में मुझे फांसी पर टांग सकते हो। बर की चरखी का कंट्रोल इस वक्त वीरा के हाथ में था। मेरे इशारे पर उसने रस्सी को ढीला कर दिया। निक मोडले अपने कदमों पर सीधा खड़ा होने के काबिल हो गया। तहखाने की फिजा में उसके गहरे गहरे सांसों की आवाज गूंजने लगी। मैंने उस पर आसाबी दबाव बरकरार रखने के लिए सुकून से सिगरेट सुलगाई, फिर कहा, हमें तुमको मारना होता तो तुम्हें लाद कर यहाँ लाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे जिस्म में उतरने वाला सियाल जहरीला भी हो सकता था। तुम जहां भी थे वहीं गिरते और एक लावारिस कुत्ते की तरह मर जाते। हमें किसी उठा पटक की जरूरत नहीं थी। मेरे लिए इतला हैरान कुन बल्कि नाकाबिले यकीन है कि तुम मुझे जिंदा रखना चाहते हो। उसने किसी तंज के बगैर सपाट लहजे में कहा, अभी तक सिर्फ आइजक बेल तुम्हारे कातलाना वार से बच सका है, वरना तुमने पूरे न्यूयॉर्क को खून में नहलाया हुआ है। फिर मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? हम भेड़ियों और दरिंदों को चुन चुन कर मार रहे हैं। हमें न्यूयॉर्क को खून का गुस्ल देना होता तो तुम्हारे साथ तुम्हारे होटल की पुरशिकू अमारत राख और मलबे के ढेरों में तब्दील की जा सकती थी। हमें न्यूयॉर्क वालों या आम अमरीकियों से कोई प्रकाश नहीं है। हमारे लिए तुम भी एक आम अमरीकी हो। अपने फराइज और मनसब की जिम्मेदारियों की वजह से हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे थे। इन अल्फाज के साथ उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक लहरा गई। मैं अपनी जगह मुंजमद खड़ा रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि वह अपने इस कयास की खुद ही कोई वजाहत करे, ताकि मैं उसके ज़हन को पढ़कर अपनी राह का तयन कर सकूं। तुम मुझे वापस भेज दोगे ताकि मैं अपनी जगह रहकर तुम्हारे लिए काम करूं और अपने लोगों को डबल क्रॉस करूं। मेरी खामोशी पर वो मुस्तरिब होकर बोलने पर मजबूर हो गया। बोलना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे सामने बेदस्तो पा होने के बाद वो बहुत कमजोर पोजीशन में था। ऐसा कर सको तो ये मेरे लिए सबसे बेहतर होगा, वरना चंद सवालात के जवाब देकर भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि एक सफारती एहलकार को खत्म करके मैं यहाँ से अपनी वापसी की राह में कोई रुकावट खड़ी कर दूं। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर कहा। इस बार वो दहशत ज़दा और हज़ियानी अंदाज में शायद हंसा और फिर बोला, वीरा आते ही मुझे मेरे अंजाम के बारे में बता चुकी है। दरिया हडसन की मछलियों की खुराक बनाने से पहले तुम मेरा ज़हन निचोड़ लेना चाहते हो। अब तक किसी के वहमो गुमान में भी यह बात नहीं आ सकी है कि तुम दोनों अमेरिका में मौजूद हो। आइजक बेल मुसलसल तुम्हारा नाम ले रहा है, मगर CIA और FBI के बड़े दिमाग इसे झूठा करार दे रहे हैं। मैं शायद पहला सरकारी आदमी हूं जो तुमसे मिल रहा हूं। अपने यहां मौजूदगी के ऐसे अकलौते गवाह को तुम जिंदा लौटने दोगे? ये बात अहमकाना है। मैं तुम्हारी इस फ्रेम में नहीं आ सकता। तुम पहले नहीं दूसरे सरकारी आदमी हो। मैंने भरपूर संजीदगी से कहा, बद्रीनाथ का पीछा करते हुए यहाँ आए थे और आखिरकार उसे चाप लिया था और अब वो हमारे लिए काम कर रहा है। तुमने देख ही लिया होगा कि उसने अपने अफसरान बाला को अपनी सलाहियतों से इस कदर मुतहय्यर कर दिया है कि वो रातों रात एक मामूली गैर मुल्की ट्रेनी से CIA का अहम अफसर बन चुका है। ओह, उसके होंठ तहय्युर ज़दा अंदाज में फैल गए। वो खंजीर का बच्चा तुम्हारा इन्फॉर्मर बन चुका है और तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां आला हल्कों में फैलाकर सबको गुमराह कर रहे। अब मैं समझा कि यहाँ क्या हो रहा है। मुझे इस पर पहले ही चुभा था। कराची में मैंने उसे बहुत बुरी तरह रगेदा हुआ था। वहां उसने अपनी हमाकतों से बहुत कुछ बर्बाद करा दिया था। शायद उसी कीना परवर शख्स ने अपना बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी राह पर डाला है। अब अपने अंजाम को ज्यादा बेहतर तौर पर देख रहा हूं। तुम मुझे कोई फरेब नहीं दे सकोगे। हमारे लिए बद्रीनाथ की ख्वाहिशात की तकमील से ज्यादा अहमियत हमारी राजदाराना वापसी की है। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। तुम चंद सवालात के जवाब दे दो, हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें यह यकीन रहेगा कि मैं तुम्हारी कैद से छुटकारा हासिल करने के बाद तुम्हारी वापसी की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं करूंगा। इस बार उसके खून आलूद दहाने से बरामद होने वाले फिक्रे सरासर इस्तेज़ाइया थे। बदतरीन सूरत हाल से दो चार होने के बावजूद उसका जहन काम कर रहा था। हमारी वापसी तक तुम्हें हमारी ही कैद में या हमारे साथियों की कैद में रहना होगा। क्या तुम दरियाए हडसन में पाई जाने वाली मछलियों को अपना साथी करार दे रहे हो? तुम अहमक हो, मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा। यह मकामी बहंगा तुम्हारे सामने है। निक मोडले की निगाहें डक के चेहरे पर जम गईं
और फिर उसकी ज़हनी रूह उसी की तरफ बहक गई। यह तुम्हारा बहुत खतरनाक और मौलक हथियार है। इसकी आंखों की गैर मामूली ऐब की वजह से मैंने होटल में अपने करीब इसकी मौजूदगी महसूस की थी। मुझे शुबा तक नहीं हो सका कि यह बास्टर्ड मेरे पीछे लगा हुआ था। यकीनन यहाँ के किसी जराइम पेशा गिरोह से ताल्लुक रखता है। तुम दरियाए हडसन की मछलियों को भूल जाओ, सरकशी की सूरत में वो तुम्हारा अंजाम जरूर साबित हो सकती है, मगर मैं तुम्हें इस सूरत हाल से बचाकर एक इंसान की तरह इंसानों ही में रखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं है। फिर भी तुम सवाल करो, मैंने मुनासिब समझा तो जवाब दूंगा। तुम जैसे लोगों के फैसले अटल और सोचे समझे होते हैं। मशरूत फैसलों पर इन्हिसार करने वाले ज्यादा देर तक अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब नहीं होते। कराची के कौंसल खाने में तुम अपनी जिम्मेदारियां किसको सौंप कर आए हो? किसी को नहीं। उसे किसी तजब्जुब के बगैर जवाब दिया। इसकी जरूरत नहीं थी। तुम कराची से किस मिशन पर अमेरिका आए हो? मैंने उसे अगला सवाल किया। मुझे नजरअंदाज करके साजिशें करने वाले आइजक बेल की तहकीर का नजारा करने, अपनी जाती ख्वाहिश की तकमील के लिए तुम्हें छुट्टी पर आना चाहिए था। मैंने उसे याद दिलाया।